हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू बायो ऑनलाइन क्लासेस। हम लोगों ने बायो की क्लासेस में रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और इस रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम लोगों ने अब तक बडिंग पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने रीजनरेशन पढ़ा, हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, हम लोगों ने फिजन पढ़ा। अब नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा मेथड है रिप्रोडक्शन का जिसमें कि प्लांट के पार्ट से, प्लांट के कौन से पार्ट से? प्लांट के पार्ट से, जैसे कि प्लांट के रूट से, प्लांट के स्टेम से, प्लांट की लीफ से, इन पार्ट से हम एक नया प्लांट जब डेवलप करते हैं तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं हम क्या? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है कि हम आराम से ऐसे प्लांट्स को जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन वो बहुत लो है, और एज वेल एज ऐसे प्लांट्स जिनमें कि सीड प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी जो है लॉस्ट हो चुकी है, अब वो सीड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स से हम उनके पार्ट्स को लेके उससे एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू। तो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने अपने घर पे ऐसा लगाया भी होगा, जैसे कि आप गुलाब के फूल का पेड़ जो है लगाते हैं तो उसकी स्टेम को काट के आप ले आते हैं और उसके बाद अपने घरों में लगाते हैं और वो प्लांट जो है वो लग जाता है। तो ये क्या है? ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ही मेथड है जिससे कि आपने बिना सीड के उस रोज़ प्लांट को आपने प्लांट किया। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम करते क्या हैं कि प्लांट के जो रूट्स होते हैं या फिर प्लांट के जो स्टेम होते हैं या फिर लीव्स होते हैं, इनको हम लेते हैं और इनको जो है अप्रोप्रिएट कंडीशन को दे के इनसे हम नए प्लांट्स को ग्रो कराते हैं। तो ये है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये जो वेजिटेटिव है इसका एडवांटेज क्या है? तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि जो भी प्लांट हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू डेवलप कर रहे हैं उन प्लांट्स में फ्लावरिंग ऑफ फ्रूट्स बहुत जल्दी लग जाते हैं इन कंपैरिजन टू दोज प्लांट्स जिसको कि हम सीड से हमने ग्रो किया था। तो सीड वाले प्लांट्स जो हैं वो थोड़ा सा देर में फ्लावरिंग करते हैं, थोड़ा सा देर में फ्रूट्स का डेवलपमेंट उनमें होता है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू जो प्लांट लगाए जाते हैं उनमें फ्लावरिंग ऑफ फ्रूट्स जो है बहुत जल्दी जो है वो ग्रो होने लगता है। एक पहला ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि हम उन प्लांट्स को भी जो है ग्रो कर सकते हैं इसकी सीड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी जो है वो लॉस्ट हो चुकी है। ये दूसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज ये भी है कि जो भी प्लांट प्रोड्यूस हो रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू वो बहुत ज़्यादा हद तक जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट प्लांट्स से। उनका जीन्स और उनका जो पैटर्न है, जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होता है जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ग्रो होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कुछ प्लांट्स जो हैं वो लीव्स के थ्रू भी हम ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इस फिगर में देखिए, लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। इस लीव्स को आप देख रहे हैं कि ये जो लीव्स है ब्रायोफाइलम की, इस लीफ का जो ये एज है, जो किनारे वाला हिस्सा है, इस एज में क्या होता है, इस एज वाले हिस्से में लीव्स के हम देखते हैं कि इस एज वाले हिस्से में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बड्स का प्रोडक्शन होने लगता है धीरे धीरे। बड्स जो है यहाँ पे लीव्स की मार्जिन वाली एरिया में ग्रो करने लगती हैं, और ये जो मार्जिनल एरिया पे जो ग्रोथ हो रही है बड्स की, इस ग्रोथ को जब ये, जिस तरीके से आपने हाइड्रा में देखा था कि हाइड्रा में बड्स का फॉर्मेशन हो रहा था और बड्स का फॉर्मेशन होने के बाद जो है वो हाइड्रा से डी अटैच हो जा रहा था, उसी तरीके से कि जो बड्स इसमें प्रोड्यूस्ड होती हैं लीव्स की मार्जिन पे, किस
ये हर प्लांट की लीव्स में नहीं होता है, ये ब्रायोफाइलम की लीव्स में देखा जाता है। तो वो जो बड्स जो हैं वो डीअटैच हो जाती हैं और सॉइल में गिर जाती हैं। वो डीअटैच होके सॉइल में गिर जाती हैं और सॉइल में गिरने के बाद वो नए प्लांट्स में, वो पहले तो सॉइल में गिरती हैं और सॉइल में गिरने के बाद एक न्यू प्लांट्स में वो कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये भी एक तरीके का मेथड है, लीव्स के पार्ट से हम कोई नया प्लांट, नया इंडिविजुअल हम ग्रो करते हैं। तो ये था वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक बहुत बार एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा जाता है, वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है ये टेक्निक, इस टिश्यू कल्चर के बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो टिश्यू कल्चर में होता क्या है कि टिश्यू कल्चर में नए प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। इस कल्चर के थ्रू क्या किया जाता है, नए प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। और कैसे ग्रो किया जाता है, उस प्लांट से कोई टिश्यू या फिर कोई सेल को हम रिमूव करते हैं। जिस प्लांट से हमको एक नया प्लांट ग्रो करना है, उस प्लांट का सेल या फिर टिश्यू जो है हम सेपरेट करते हैं। और वो सेल या फिर टिश्यू कहाँ से हम सेपरेट करते हैं, ये पॉइंट बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि हम तो सेल और टिश्यू को लेंगे, लेकिन वो सेल और टिश्यू प्लांट के कहाँ से लेंगे, फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। वो सेल और टिश्यू जो हम लेंगे वो कहाँ से लेंगे, जो प्लांट की ग्रोथ वाली जगह है, जहाँ पे वो ग्रो कर रहा है अभी, जो टिप, जो हिस्सा प्लांट का ग्रो कर रहा है, उस वाले हिस्से से हम वो टिश्यू या फिर सेल को सेपरेट आउट करेंगे। तो जब हम टिश्यू या फिर सेल को सेपरेट आउट कर लेंगे तो उसको हम फिर क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल मीडियम में। आर्टिफिशियल मीडियम का मतलब क्या होता है कि उसमें पहले से ही न्यूट्रिएंट्स रखे जाते हैं जो कि ग्रोथ में बेनिफिशियल हों, प्लांट की ग्रोथ में बेनिफिशियल हों। ऐसे मीडियम को हम पहले से ही बना के रखते हैं आर्टिफिशियली, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मीडियम। तो जो सेल हमने प्लांट से अलग किया हुआ है, उस सेल को हम आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं। और आर्टिफिशियल मीडियम में रखने के बाद वो सेल क्या होता है, बहुत तेज़ी के साथ डिवाइड होना शुरू हो जाता है। और डिवाइड होने के बाद एक छोटा सा ग्रुप, सेल का ग्रुप बना लेता है। उस सेल के ग्रुप को हम बोलते हैं कैलस। क्या बोलते हैं उसको, कैलस। तो कैलस का फॉर्मेशन जब हो जाता है, मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन जब हो जाता है, तो फिर ये कैलस जो है दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब ये जो मीडियम होता है जिसमें कि वो कैलस ट्रांसफ़र हो रहा है, वो ग्रुप ऑफ सेल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उस मीडियम में क्या होता है, उस मीडियम में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए, ये जो डिफरेंशिएशन है इसका मतलब क्या है, तो मैंने भी बताया कि वो हार्मोन्स क्या करते हैं, वो तो वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और दूसरा डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ग्रोथ तो मतलब समझ गया कि वो हार्मोन्स क्या करेंगे, उस प्लांट की ग्रोथ में मदद करेंगे। डिफरेंशिएशन वाले हार्मोन्स क्या करेंगे, उस कैलस को, उनके सेल्स को, वो वाले हार्मोन जो डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हार्मोन सेल्स को अलग अलग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने का काम करेंगे, उनको अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। कौन, डिफरेंशिएशन वाले हार्मोन्स। उसके बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे अब प्लांटलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। वो कैलस, वो एक स्मॉल प्लांट टाइप स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस प्लांटलेट्स को क्या करते हैं, हम सॉइल में प्लेस कर देते हैं जहाँ पे वो ग्रो करता है और फाइनली वो मैच्योर हो जाता है। तो ये एक टेक्निक है जिस तरीके से हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, उसका नाम है टिश्यू कल्चर। तो जो टिश्यू कल्चर है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज इसका ये है कि हम प्लांट्स को जो है हम पेरेंट से प्लांट को जनरेट कर सकते हैं डिजीज़ फ्री कंडीशन में। मतलब प्लांट में बीमारी न आने पाए, ऐसे कंडीशन में हम टिश्यू कल्चर से डेवलप कर सकते हैं प्लांट्स को। मतलब टिश्यू कल्चर से जो प्लांट डेवलप होता है उसमें डिजीज़ की कंडीशन जो है वो न के बराबर होती है। और ये जो टेक्निक है ज़्यादातर ऑर्नामेंटल प्लांट्स में इस्तेमाल की जाती है।
किस प्लांट में इस्तेमाल की जाती है? ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होते हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाए जाते हों, जो कि डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हों, उनको हम बोलते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स। लास्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है? देखिए, स्पोर फॉर्मेशन जो है ये भी एक टेक्निक है जिससे कि हम एक नए इंडिविजुअल को ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ। जैसे कि आपने ब्रेड देखा होगा, ब्रेड में जब फंगस लग जाते हैं तो एक ग्रेइश कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं उस ब्रेड पे। उस ग्रेइश स्पॉट्स को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उनमें दिखाई देगा। उन ग्रे स्पॉट्स में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो उसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही रिप्रोडक्शन वाला सिस्टम मौजूद होता है। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स टिप पे पाए जाते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्या पाया जाता है? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये पाए जाते हैं। ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं क्या? इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है स्पोरेंजिया। क्या बोला जाता है? स्पोरेंजिया। तो वो जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर हैं उनको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर जो है क्या रहता है? स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स रहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि ये जो है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो हैं, ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर हैं इनको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। और इन स्पोरेंजिया के अंदर जो है वो स्पोर्स होती है। देख रहे हैं ये बल्ब वाला स्ट्रक्चर जो है जब रैप्चर किया तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं इस तरीके से ये स्पोर्स होते हैं उस स्पोरेंजिया के अंदर। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है? स्पोरेंजिया मतलब बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, और फिर उस स्पोरेंजिया में क्या है? स्पोर्स हैं। ठीक, अब ये स्पोर्स क्या करते हैं कि ये स्पोर्स पहले तो नॉर्मल कंडीशन में ये स्पोर्स थिक वॉल से कवर्ड होते हैं और उसके अंदर वो स्पोर्स प्रोटेक्टेड होते हैं। लेकिन जब ये किसी मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, तब वो इस स्पोरेंजिया जो है वो ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद वो स्पोर्स बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद फिर वो स्पोर्स जो है एक नए इंडिविजुअल में ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से राइजोपस जो कि एक ऑर्गेनिज्म है, इस तरीके से राइजोपस जो है स्पोर के माध्यम से, स्पोर के मीडियम के थ्रू वो रिप्रोडक्शन कैरी ऑन करता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। वी विल इन प्लांट्स। थैंक यू।